हेलो एंड वेलकम बैक। ये है बीएससी सेकेंड ईयर का कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर और इसकी है ये फर्स्ट वीडियो। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं 1.1। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एक केमिकल ग्रुप होता है जिसके अंदर एक कार्बोनिल प्रेजेंट होता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये ही इन दोनों के नेम से बना हुआ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर नंबर में देखा जाए तो एक ग्रुप वाले, दो ग्रुप वाले और तीन ग्रुप वाले होते हैं। पहले ग्रुप वाले एसिटिक एसिड होते हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला। और COOH यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है, दूसरा इसके साथ R ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं अगर हम डाई में देखेंगे तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऑक्जेलिक एसिड नाम पे। और सिट्रिक एसिड जो है उसके अंदर तीन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सबसे पहला इसमें कॉमन सिस्टम है जो कि नेचुरल सोर्स नेम भी है। ये सिंपल नेम होते हैं जहाँ से चीज़ें हमारे को मिलती है या पहले किसी ने वैसे नाम रखे होते हैं तो उनसे ही कॉमन नेम सिस्टम बन जाता है। नेचुरल फैट्स की तरह इनमें भी हायर मेंबर की प्रेजेंस होती है, इसलिए इनको फैटी एसिड्स भी बोला जाता है। किसको? एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को। मोनो मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक यानी कि इस तरीके के। अब एग्जाम्पल में जैसे फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, तो जो फॉर्मिक एसिड है वो ऑब्टेन होता है डिस्टिलेशन ऑफ एंड्स से, इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जो नेचुरल नेम है वो इस तरीके से रखा गया है। एसिटिक एसिड में ये ऑब्टेन इट्स नेम बाय एसीटम। एसीटम जो होता है विनीगर को हम बोलते हैं, तो विनीगर एसिटिक एसिड होता है। अगर आपने अल्केन और अल्कीन्स पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा आइसो परफिक्स यूज किया जाता है एसिड हैविंग वन ब्रांच ऑफ मिथाइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप बाहर को प्रेजेंट है तो इसकी प्रेजेंस के लिए आइसो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अगर ये यहाँ नीचे होता स्ट्रेट रिंग में तब हम आइसो का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ब्रांच में प्रेजेंट है इसलिए हमने आइसो का यूज़ किया है। अब अगर बात करें स्ट्रेट चेन की और उसके बाहर ये इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम इन ग्रुप्स को अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरीके से डिनोट कर देंगे और लास्ट में इसका नाम लिख देंगे। इसका क्या मतलब है? जहाँ पे कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट होगा उसके बाद का कार्बन अल्फ़ा होगा, उसके बाद का बीटा और उसके बाद का गामा। इसी तरीके से यहाँ पे नेमिंग कर दी गई है और यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा। तो जब हम इसका नाम बताएंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे अल्फ़ा पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, वैसे ही यहाँ पे बीटा पोजीशन पे क्लोरो प्रेजेंट है, और वैसे ही यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल ग्रुप है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसके कॉमन नेम को यूज़ किया जो ब्यूटेरिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है या वैलेरिक एसिड है। अब ये जो नाम है ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वैसे अगर इनको याद नहीं करना है तो आयुपैक सिस्टम है हमारे पास जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। एरोमेटिक एसिड्स भी होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग होगी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होगा, और वो मोस्टली कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड। जो बेंजीन है उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे, और उसी के जो सारे डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। एसिड किस लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड को डिनोट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है। जब भी एरोमेटिक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी हमने इसकी पोजीशन को यहाँ पे डिनोट करना है। जैसे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगी हुई है ये इसके बिल्कुल नीचे को, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, फिर ये जो है बाकी बचा हुआ ये बेंजोइक एसिड है। वैसे ही यहाँ पे है कि पैरा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, बाकी ये बेंजोइक एसिड है। इसको हम पीटोलिक एसिड भी बोल देते हैं, लेकिन आप बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो, पीटोइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं आयुपैक सिस्टम की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल है कि सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड लगेगा। एसिड आपने डाल देना है। ओइक में क्या होगा कि सी भी अल्केन हो या अल्कीन हो जिसमें जो ई है वो रिप्लेस होगा किससे? ओइक से। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन ये रहा पहला साइड चेन से जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसके बाद को 1 2 3 4 तो दूसरा है और ये तीसरा है, तो तीसरे पे 3 पे तो तीसरे पे 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या?
ब्यूटेन होना था तो क्या बोला है, ई की जगह रिप्लेस करेंगे ओइक को, तो हमने ई को ही रिप्लेस किया, ब्यूटेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 रिंग है तो पेंटेन हो गया, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पेंटीन हो गया। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड भी यूज़ होगा, और दूसरे के ऊपर CH3 है तो सेकंड के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, और ये पेंटेन यहाँ पे EN लगेगा, क्योंकि E किसकी वजह से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से है, और डबल बॉन्ड किसके ऊपर है, थर्ड के ऊपर, तो थर्ड लिखा यहाँ पे ENOइक एसिड। तो इस तरीके से इसका नाम हुआ, तो इसका नाम पड़ता है 2 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। अब यहाँ पे एलिसाइक्लिक रिंग्स भी होती है एरोमेटिक रिंग के अलावा, जिनके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे इन केसेस में सुफिक्स जो लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, सिंपल एकदम। जैसे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइक्लो है और हेक्सेन है, और इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा नाम लिखेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सेकंड के ऊपर, तो साइक्लोहेक्स 2 इन लिख दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 3 के ऊपर क्लोरीन है तो 3 क्लोरोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें लास्ट चीज़ बचती है जो कि है कार्बोक्सिलेट। कौन सा, हमने COOH की बात करी, अब हम COO नेगेटिव की बात करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट के लिए ATE यूज़ करेंगे हम, जो कि इसके नाम में ही है कार्बोक्सिलेट, तो लास्ट का ATE हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सोडियम एसीटेट देख सकते हो, यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, अगर हम यहाँ पे H लिखेंगे एसिटिक एसिड है, लेकिन जब यहाँ पे सोडियम लगा तो सोडियम AC, और आगे जो यहाँ पे 8 लिखा है वैसे ही यहाँ पे भी है, अमोनियम लगा हुआ है, यहाँ पे H होता तो अमोनियम नहीं आता, लेकिन अमोनियम जब यहाँ पे जुड़ा है H की जगह पे तो अमोनियम ब्यूटेरेट लगा हुआ है। तो IC एसिड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई 8, तो ओइक एसिड की जगह 8 लगाना है हमने, 8 लिखा है वैसे ही यहाँ पे भी है, अमोनियम लगा हुआ है, यहाँ पे H होता तो अमोनियम नहीं आता, लेकिन अमोनियम जब यहाँ पे जुड़ा है H की जगह पे तो अमोनियम ब्यूटेरेट लगा हुआ है। तो IC एसिड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई 8, तो ओइक एसिड की जगह 8 लगाना है हमने। अब हम पढ़ रहे हैं 1.3 स्ट्रक्चर एंड एसिडिक करैक्टर। इसमें क्या है, हमारे को समझना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस शो करता है, और उसके चलते जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का है, जिसमें से पहला और दूसरा ये स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे रूप में प्रेजेंट है, बढ़िया है एकदम। निचले से क्या होता है, ये जो इसके लोन पेयर है यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे इस बॉन्ड के ऊपर, और इसको डबल बॉन्ड बना देंगे, और इसने अपना लोन पेयर छोड़ा है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वहीं जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो इसको कंजुगेशन मेंटेन करने के लिए अपना एक बॉन्ड वापस लेना पड़ा, तो यहाँ पे लोन पेयर 2 आ गए, जिसके चलते क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो स्ट्रक्चर 2 है उसमें क्या है, चार्ज सेपरेशन मेक इट लेस स्टेबल। देखिए हमने पीछे स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था रेजोनेंस के अंदर, कि जिसके अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस स्टेबल होंगे, और जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, वो मोर स्टेबल होंगे उनसे जिनके ऊपर चार्ज है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लेस स्टेबल है, हैंस इट हैज़ लेस कंट्रीब्यूटिंग एंड लो रेजोनेंस एनर्जी। देखिए अगर ये कम स्टेबल होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी कम ज़्यादा होगी, जिसके चलते ये स्टेबल है, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और ये कम कंट्रीब्यूशन करेगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेस कंट्रीब्यूशन एंड लो रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि इसका कम कंट्रीब्यूशन है तो लो रेजोनेंस एनर्जी होगी। मान के चलिए अगर ये दोनों हाईली स्टेबल होते तो हाई रेजोनेंस एनर्जी होती, क्योंकि फाइनली रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इन दोनों का सम ही होती है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी बात कर लेते हैं, जो कि ये रहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे,
तो ये क्या दिखाता है कि अब इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, खींचना चाहेगा। उसके चलते ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे शोइंग द इलेक्ट्रॉन पेयर लार्जली डिस्प्लेस्ड काउजिंग द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन हमारे को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आ चुके हैं, ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड ही बनाता है, तो इसलिए वो हाइड्रोजन को यहाँ से त्याग देगा, जिसके चलते H पॉजिटिव आयन आएंगे। अब H पॉजिटिव आयन आपको पता है क्या करते हैं, एसिड के कैरेक्टर्स को इंक्रीज करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बन चुका है और H पॉजिटिव रिलीज कर दिया है, जिसके चलते इसने एसिडिक कैरेक्टर शो कर दिए हैं। इसका रेजोनेंस भी होता है जो कि R होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। अगर आप देखोगे ढंग से तो ये वाला और ये वाला सिमिलर है, ये वाला और ये वाला भी सिमिलर है। मतलब क्या है कि ये चार्ज ऊपर नीचे होते रहता है लगातार लगातार। कभी डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर 3 and 4 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर मेकिंग द इक्वल कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये दोनों अगर इक्विवेलेंट है तो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए इक्वल सी इनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, जिसके चलते क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर देन पेरेंट एसिड। इन दोनों की क्या है, स्टेबिलिटी लगभग बराबर है, कंट्रीब्यूशन भी बराबर है, तो रेजोनेंस एनर्जी होगी पेरेंट एसिड से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, जिसके चलते ये थोड़ा सा अनस्टेबल है और ये ज़्यादा मोर स्टेबल हो गया। उसके चलते ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन टेंड्स टू पुश द इक्विलिब्रियम इन आयोनाइजेशन प्रोसेस। अब क्या होगा, अगर पेरेंट एसिड से ज़्यादा जो आयन है वो ज़्यादा रेजोनेंस दिखाएगा, ग्रेटर स्टेबिलिटी दिखाएगा, तो इक्विलिब्रियम जाहिर सी बात है उधर की तरफ को जाने की बात करेगी। वैसा ही हुआ टुवर्ड्स द राइट एंड दस constitutes the major factor in the dissociation of COOH। डिसोसिएशन का मतलब H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जब छोड़ेगा एसिडिक करेक्टर दिखाएगा। और ये यहाँ पे इसकी एक फिफ्थ स्ट्रक्चर भी आ जाती है, जो कि थर्ड एंड फोर्थ का एक कह सकते हैं हम सम है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, उसमें सिर्फ जो डबल बॉन्ड है कभी ऊपर आ जाता है, डबल बॉन्ड कभी नीचे आ जाता है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। और मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है, तो उसको भी हमने इस दोनों के बीच में यहाँ पे शो कर दिया। दिस इंडिकेट द इवन स्प्रेड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ ऑक्सीजन एटम confirmed by X-ray diffraction studies of bond length। बॉन्ड लेंथ के चलते भी ये स्टडी इंडिकेट करती है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मिक एसिड के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अभी ये पेरेंट एसिड है, तो इसके जो बॉन्ड लेंथ हैं वो अलग अलग है। जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, लेकिन जब हम आयन की बात करते हैं तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। ऐसा कैसे? तो हमने जब बोला कि डबल बॉन्ड ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन जाता है, बनते रहता है, तो उसका मतलब क्या है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ बोथ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ द आयन आर एग्जैक्टली इक्वल। और यही यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इन दोनों के जो बॉन्ड हैं वो इक्वल हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि हमने रेजोनेंस में पढ़ा था जो डबल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड होते हैं रेजोनेंस के अंदर, वो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, वो कहीं उन दोनों के बीच में जैसे होते हैं। यानी कि वो सिंगल बॉन्ड भी कैरेक्टर शो नहीं करता, डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर शो नहीं करता, कहीं इंटरमीडिएट बॉन्डिंग या इंटरमीडिएट बॉन्ड्स को शो करता है। वैसा ही यहाँ पे रेजोनेंस के चलते दिखा पा रहा है, तभी तो दोनों में बॉन्ड लेंथ इक्वल है। फॉर्मिक एसिड का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, अलग अलग बॉन्ड लेंथ है। इसका क्या मतलब है, इसका जो डबल बॉन्ड ग्रेटर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है।
अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं। रेजोनेंस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इसलिए हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी कार्बन जो कि क्या करती है 120 डिग्री के एंगल बनाती है, ये रहे 120 के। हाइब्रिड ऑर्बिटल है, डिराइव्स टुवर्ड्स कॉर्नर, ये रहे इसके कॉर्नर। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये रहे इसके सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो है आर ग्रुप के साथ भी बना सकता है, किसी और के साथ भी बना सकता है, तो अल्फा कार्बन के साथ बनाएगा, और 2 जो है इसने ऑक्सीजन के साथ बना रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि क्या है ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइज। ये जो है ये वाले, ये दोनों इसके साथ कर रहे हैं, फिर ये दोनों इसके साथ कर रहे हैं, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं विद पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड थर्ड विद कार्बन हाइड्रोजन इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। कार्बन मतलब यहाँ पे CH3 होगा तो कार्बन से करेगा, फॉर्मिक एसिड होगा हाइड्रोजन होगी ओनली, तो हाइड्रोजन के साथ करेगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। इसके चलते क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी काउज होती है। जब मोर स्टेबिलिटी काउज होगी तो H पॉजिटिव आयन ये रिलीज करता जाएगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट आयन को ज़्यादा स्टेबल करता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, और इन दोनों का जो कार्बोक्सिलेट आयन है और इसका फिनोक्साइड आयन है, इसके अंदर आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और चार्ज डिस्पर्सल अच्छा हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे चार्ज डिस्पर्सल होगा, मोर स्टेबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है और चार्ज डिस्पर्सल नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये कम एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लीड्स टू ग्रेटर चार्ज डिस्पर्सल, लीड स्टेबिलिटी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर से करना।